So good afternoon everyone. Let's start with your favorite subject, costing. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट CMA इंटर ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ मैं. ग्रुप 2 के अंदर आपका ये पेपर नंबर 10 है, पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसी के साथ आपको क्लब में आता है FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट. करेक्ट. ये पूरा पेपर आप लोगों को 100 मार्क्स का है. कॉस्टिंग FM दोनों मिला के 100 मार्क्स का है. तो इसमें से कॉस्टिंग कितने मार्क का है और FM कितने मार्क का है? कॉस्टिंग आप लोगों को आता है 50 मार्क्स के लिए. लाइकवाइज बचा हुआ 50 मार्क आपको FM से आएगा. करेक्ट. FM हमारा ऑलरेडी लेक्चर्स हो गया. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली कॉस्टिंग. कॉस्टिंग में स्कोर करना बहुत इजी है आप लोगों को 50 मार्क, क्योंकि आपको इंडेक्स दिख रहा है क्या, इतने से चैप्टर्स है आपको. और इसके अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग में अगर कुछ बोलूँ, मेहनत वाले चैप्टर्स है तो वो आएंगे आपके मार्जिनल और स्टैंडर्ड. इसके अलावा बजट इज़ वेरी सिंपल, ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ वेरी सिंपल एंड लर्निंग कर्व इज़ वेरी सिंपल. अच्छा, ये 4 ही चैप्टर है क्या हमको? इसके अलावा एक और चैप्टर आता है, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है वो थियोरी का, जिसके अंदर ये बताते हैं कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है. वो सारा का सारा अपन थियोरी वाले सेशन में डिस्कस करेंगे. इसीलिए वो वाला जो चैप्टर है मैंने इंडेक्स में नहीं डाला है, क्योंकि ये जो आपको बुक का मैं इंडेक्स दिखा रही हूँ, दिस इज योर शिखर. शिखर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल बुक. करेक्ट. ये हमारी प्रैक्टिकल बुक है. थियोरी हम अलग से डिस्कस करेंगे. ये सारे चैप्टर की थियोरी प्लस आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है जिसके अंदर सिर्फ थियोरी है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे. अभी अपन प्रैक्टिकल सेशन डिस्कस कर रहे हैं. राइट. अभी आपके 50 मार्क्स में सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न समझो कैसे आता है. हम पेपर पैटर्न लिख के लेते, उसके बाद हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले पेपर पैटर्न लिखो. ये पेपर पैटर्न वो है जब आप लोगों के पेपर्स ऑफलाइन हो रहे थे, वो 6 अटेम्प्ट का एनालिसिस बता रही हूँ. ऑनलाइन का भी क्वेश्चन नंबर्स चेंज हुए, मोर और लेस वेटेज इज सेम. अब आपका कॉस्टिंग जो 50 मार्क का है, मैं उसका पेपर पैटर्न बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ना, वो कॉस्टिंग का पार्ट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का आपका होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट. ये वाला आपका FM वाले लेक्चर्स में डिस्कस होगा. अभी मैं क्वेश्चन 1 से 5 का आपको पेपर बता रही हूँ, विच इज़ फॉर 50 मार्क्स. अब मैं 50 मार्क बोल रही हूँ, सिंस ऑनलाइन आपका एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा ऊपर नीचे मार्क्स हो सकते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरीली ऑब्जेक्ट. ये कंपल्सरी क्वेश्चन है. इसके अंदर ऑप्शन मतलब क्या, 1 से लेके 5 है, तो 1 तो आपको अटेम्प्ट करना ही है. 2, 3, 4, 5 में आप एक ऑप्शन में डाल सकते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाता है? कंपल्सरी वाला क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? MCQ आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं, और मैच द फॉलोइंग आते हैं. पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को है 14 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए है ये? 14 मार्क्स के लिए. जो ऑब्जेक्टिव्स हम अलग से कर रहे हैं ना, ये वो वाले ऑब्जेक्टिव है हर चैप्टर का. सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से आएगा क्योंकि वो थियोरी है, ऐसा नहीं है. ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, मैच द फॉलोइंग, MCQ, ट्रू और फॉल्स, सारे के पांचों चैप्टर में से आते हैं. उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2A. लिख के लेंगे सब लोग, सिर्फ स्क्रीन को देखो मत. 2A के अंदर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, एंड 2B के अंदर भी आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन. 6 मार्क को आता है ये. 6 मार्क को एक क्वेश्चन, वापस से 6 मार्क के लिए एक क्वेश्चन. तो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग का वेटेज कितना हुआ? 12 मार्क्स. बराबर है. तो 12 मार्क्स. लेकिन जो पिछला ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें ये 12 मार्क तो आए थे, उसके अलावा एक और 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया था. तो एज आई सेड, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सिंस
अभी इंस्टीट्यूट ने, आपके इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज दिया है प्लस ये जो एनालिसिस बता रही हूँ मैं पिछले 17 के 2 पेपर, 18 के 2 पेपर, 19 के 2 पेपर, ये पूरे 6 पेपर को देख के एनालिसिस किया हुआ है। सिर्फ एक ही ऑनलाइन पेपर हुआ है जिसका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर लेट्स गो विद द ऑफलाइन वाला थिंग, ठीक है। तो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कितने मार्क को आ रहा है आपको? 12 मार्क के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3A और क्वेश्चन नंबर 3B। 3A और 3B दोनों में आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 3A एंड 3B दोनों के अंदर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगेन 6 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स 6 मार्क्स। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने मार्क के लिए आ रहा है? ये भी 12 मार्क्स के लिए आता है। अब जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे तब आपको समझेगा उसके अंदर मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड वेरिएंस है, सेल्स है और प्रॉफिट है, बराबर है। जनरली इसके पहले वाले पार्ट में मटेरियल को लेके आता है, जनरली बोल रही हूँ मैं, मटेरियल ही आएगा ऐसे नहीं बोल रही, जनरली। और जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है उसके अंदर लेबर आ जाएगा या बाकी का जो भी ओवरहेड या ये, यानी मटेरियल पे क्वेश्चन जितना मैंने देखा है आता ही आता है। लेबर और वेरिएबल फिक्स्ड पे जनरली या सेल्स या प्रॉफिट पे सेकेंड पार्ट में आएगा। मतलब 5 भी वेरिएंस करने ही है अपने को, ऑप्शन नहीं है। मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा है वो। जिनको पता ही नहीं है क्या है, हम करेंगे आगे तब समझेगा आपको। अब आपका आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4A पे। 4A पे कभी ट्रांसफर प्राइसिंग आया है? ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा या बजट आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4B में लर्निंग कर्व आ जाएगा या तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा। तो बेसिकली जो 3 चैप्टर है आपके, ट्रांसफर प्राइसिंग, लर्निंग कर्व और बजट, बराबर है। ये 3 में से कोई 2 आएंगे, इधर कोई भी 2 आएगा, या तो लर्निंग कर्व, ट्रांसफर प्राइसिंग या लर्निंग कर्व, बजट। तीनों में से कोई भी 2 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इनका भी वेटेज सेम है, 6 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, यानी ट्रांसफर प्राइस। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या यहाँ भी ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ भी ट्रांसफर प्राइसिंग? ये तो तुम वैसा कॉम्बिनेशन बना दोगे, ऐसा हुआ तो नहीं है। तीनों में से 2 चैप्टर आएंगे मैंने बोला है, ठीक है। ओके, चलो आगे। लिखा क्या आपने इतना? क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका प्योरली थियोरी। प्योरली थियोरी शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट है। इसका भी सेशन हम अलग से लेंगे, अभी फिलहाल अपन सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये आता है आप लोगों को सीधा 12 मार्क के लिए। दिस इज योर कॉस्टिंग का पेपर ऑफ ग्रुप 2, ऐसा दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 14 मार्क के लिए, नो ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे 4 क्वेश्चन है। मार्जिनल पे एक पूरा सेट, स्टैंडर्ड पे एक पूरा सेट, ट्रांसफर प्राइसिंग, लर्निंग, बजट, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन। और जो लास्ट का 5th पार्ट है वो थ्योरी का पार्ट है। लिख लिए सब लोग? पक्का? नो क्वेश्चन रिलेटेड टू योर पेपर पैटर्न देन? ओके, नाउ इफ़ यू नो, थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहेगा अगर बोल रहे हो आता है तो। कॉस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट? इंटरैक्टिव रखो, शांत बैठो और जोर से बोलो। अच्छा ठीक है, मैं लिखती हूँ तुम्हारा आंसर। ये मैंने दिया हुआ आंसर है वैसे। नेक्स्ट, तुम आंसर नहीं करेंगे तो तुम बाहर चले जाएंगे। इंटरैक्टिव रखो, नहीं तो तुम लोग रिकॉर्डिंग्स देखो, बोर मत करो यहाँ बैठ के। अच्छा दर्शन, अभी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बोले, तुम किसके लिए ये, किस चीज़ का खर्चा बोल रहे हो? ऐसे क्या कर रहे दर्शन, बोलो ना, सही आंसर था। किसने दिया ये? अच्छा रजा, बोलो रजा, आगे का आंसर करो। ओके,
ठीक है, कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट बनाए, लेट्स से दिस इज़ अ प्रोडक्ट ए, अब ये ए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको जितना भी खर्चा लगेगा, अब खर्चा किस किस टाइप का लग सकता है, मटेरियल का लगेगा, करेक्ट है, और लेबर। लेबर मतलब क्या होता है, जो लोग वो मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो लोगों को हम वेजेस देते हैं। तो वो वेजेस ना बोलते हुए अकाउंट्स में वेजेस बोलते हैं, कॉस्टिंग के अंदर उसको क्या बोलते हैं, हम लेबर बोलते हैं। और क्या खर्चा लगता है मटेरियल और लेबर के अलावा, मतलब जस्ट रूट आउट द एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चा लग सकता है। इफ़ यू वांट टू मेक लेट्स से अ कैलकुलेटर और लेट्स से अ पेन, एक्सपेंसेस बताओ मेरे को क्या क्या लगेंगे अपार्ट फ्रॉम मटेरियल। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स। इतना कॉस्टिंग नहीं समझता मेरे को, थोड़ा सा सिंपल बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड। एक्सपेंसेस, मैं भी वही पूछ रही हूँ, कौन से एक्सपेंसेस, लिस्ट डाउन करो ना यार, तुमको पेन बनाना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक व्हाट, वो भी नहीं समझता मेरे को। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मेरे को हेड्स चाहिए, हेड्स। एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगेगा, पेन बन, हाँ, रेंट लगेगा, और ओन्ड बिल्डिंग रहा तो डेप्रिसिएशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बस इतना ही खर्चा एक पेन बनाने के लिए। स्टार्ट करें क्या हम बिजनेस, नथिंग एल्स। मन की बातें नहीं सुनाई देती। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन ना, यहाँ से वहाँ गुड्स बेचेंगे, और एडवर्टीजमेंट ना, जो हमने पेन बनाया उसको मार्केटिंग करने के लिए, तो ये दोनों मिला के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। पैकेजिंग, ठीक है, हो गए मेरे ख्याल से, तुमको इतने क्लिक होंगे। कोई भी मटेरियल तुम बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, उसके लिए ये तो बेसिक खर्चा है, मतलब रॉ मटेरियल लगने वाला है, लेबर लगने वाला है, करेक्ट है। उसके अलावा ये सारे जो खर्चे हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक रेंट, लाइक इंश्योरेंस, उसके अलावा अगर तुम रेंट पे जगह ली हुई हो तो रेंट लगेगा, उसका ट्रांसपोर्ट लगेगा, सेलिंग लगेगा। उसके अलावा जो स्टाफ है, जो सामान बना नहीं रहे, इनडायरेक्टली दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, लाइक लेट्स से रिसेप्शन पे कोई बैठे है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई हैंडल कर रहा है, कोई डायरेक्टर है, उन लोगों को सैलरी मिलेगी। अब यू आर लेट, मैंने बोल दिया। तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये भी पार्ट, मतलब हमको रिकवर करने पड़ेंगे ना। मैंने मटेरियल लगाया 10 रुपये का, वेजेस लगा 5 रुपये का, तो कस्टमर से सिर्फ 15 रुपये लोगे क्या, और ये वाला खर्चा खुद बेयर करेंगे क्या हम, नहीं। दैट इज़ वाई वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमको कॉस्ट लग रहा है, तो इन एंड आउट सारा गो थ्रू करना है कि कौन से टाइप के कॉस्ट लगते हैं। आगे हम ये सीखते हैं कि जैसे तुम लोगों ने, किसी ने इनडायरेक्ट बोला, किसी ने ओवरहेड्स बोला, लेट्स से अभी वो कोई टर्म पता नहीं है अपने को, तो जितने भी डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड खर्चा क्या होगा, लेट्स से विद द एग्जांपल ऑफ पेन इटसेल्फ, हमको एक पेन बनाना है, इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा, प्लास्टिक, इंक, बराबर है। अब ये जो पेन बना रहे ना हम, ये वाले फैक्ट्री में बना रहे, ये पूरी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ पेन बनता है, तो यहाँ का पूरा जो रेंट है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा क्या, अच्छा, यहाँ का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा क्या, नहीं, सबने गलत बोला है। एक बात समझो, तुम्हारे जो कॉस्ट है वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का खर्चा, बराबर है, एक होता है लेबर का खर्चा, दूसरा होता है तुम्हारा एक्सपेंसेस। अब जो खर्चा फैक्ट्री रिलेटेड लगता है उसको अपन बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस, जो फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस। उसके अलावा कुछ खर्चा लगता होगा एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बोला, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहे हैं उनकी सैलरी, उधर ऑफिस का रेंट, उधर का इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलेंगे हम,
एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस, और फिर जब मटेरियल बन जाता है उसको हम सेल करते हैं, बराबर है, उसको हम बेचेंगे तो हमको मार्केटिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जो तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल है वो अलग कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग हो गया, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जिस मशीन में हम वो पेन बना रहे या वो मोल्ड बना रहे, वो मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया, उसको मेंटेन करना है, तो ये मशीन एक्सक्लूसिवली वो पेन के लिए काम कर रही है। अच्छा, वो मटेरियल ऐसा मटेरियल है क्या, एग्जाम्पल के लिए ये मशीन है एक, ये मशीन का कुछ पार्ट खराब हो गया है जो पेन बना रही थी, लेट्स से बॉयलर खराब हो गया, उसके अंदर हमको कुछ तो नया चीज़ डालना पड़ा, मेंटेनेंस का खर्चा आ गया। अब ये मेंटेनेंस का खर्चा, जो भी हमने पार्ट्स डाला, ये हर एक पेन के साथ जा रहा है क्या, एक एक टुकड़ा उसका, इज इट अ पार्ट ऑफ पेन? नो, हाँ कैसे बोल रहे, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पेन। पार्ट ऑफ पेन इज प्लास्टिक जो हर एक पेन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, बराबर है। मैंने यहाँ पे कोई मशीन में नया पार्ट लगा दिया, वो पार्ट के पीसेस जाएंगे क्या पेन के अंदर? नहीं, ये जो हमने मशीन के अंदर पार्ट लगाया, इट इज़ हेल्पिंग ना कि तुम्हारा पेन स्मूथली बन जाए, बराबर है। तो ये वाला जो खर्चा होगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है ये? डायरेक्ट एक्सपेंस। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, मेकिंग ऑफ पेन। तो जो तुम्हारे कॉस्ट है उसके अंदर एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगा, एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा, एक डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ये जो तीनों भी चीज़ें वो डायरेक्टली रिलेटेड है पेन के साथ। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो तुम लोग बता रहे थे, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा, रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, करेक्ट है। तो जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट विल बी बाइफर्केटेड इनटू टू, एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अपन ने तीनों टुकड़े देख लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही बोला जाता है ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं इसको? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे हम? ओवरहेड। अब समझ गया ओवरहेड का मतलब? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगा इसके अंदर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा और इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चार्ट बना लेंगे सब लोग। इनडायरेक्ट के अंदर आपके पास फैक्ट्री में देखो खर्चे तीन जगह होंगे। एक जगह जब एक्सपेंस वो पेन बन रहा है तो फैक्ट्री के अंदर खर्चा होगा, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिस में खर्चा होगा और उसके अलावा उसको बेचने का खर्चा होगा। तो ये आपके इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स हो गए आपका। तो कॉस्ट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को ही बोला जाता है ओवरहेड्स। जब आप कॉस्टिंग में रहोगे तो इसको ओवरहेड्स बोलेंगे हम। इतना चार्ट बना के लो सब। ओके ये बहुत क्या बोलते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट था। क्योंकि जो ग्रुप 2 वाले लोग हैं जिनको बिल्कुल भी कॉस्टिंग के बारे में नहीं पता, तो तुमको इतना थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा। दैट इज़ व्हाई आई वाज टेकिंग दिस, राइट। अभी हमको स्टार्ट करना है चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। हेडिंग दे देंगे सब लोग मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी एक एग्जाम्पल फ्रेम करती हूँ, उसके हिसाब से आंसर करो, फिर मैं बताती हूँ व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा वो भी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? बोलो। यस तो आगे भी बोलना होता है यार, ऐसे क्या है ये? सब झूठ बोल रहे हैं, यस बोल के आगे कोई नहीं बोल रहा है, किसी कोई नहीं पता। अली, हाँ हम लोग के सारे आंसर के लिए फिक्स्ड कॉस्ट चेंज ही नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या? हाँ वेरी गुड, मेरे को यही सुनना था। बेस्ट, तू ही आंसर दे सकती। देखो एग्जाम्पल के लिए, अब वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ कोचिंग का, ठीक है, तो मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? बुक्स। जितने स्टूडेंट्स के एडमिशन रहेंगे उतने बुक्स का खर्चा होगा मेरे को, राइट। अगर 100 है तो 100, 150 है तो 150, 200 है तो 200। मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा?
रेंट 100 स्टूडेंट्स हो, 50 स्टूडेंट्स हो या नो स्टूडेंट हो, रेंट तो पूरा देना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि कैपेसिटी कम हो गई है, 100 के जगह 50 बच्चे ही अभी, तो थोड़ा रेंट कम कर दो, ये नहीं हो सकता है, बराबर है। तो जो एक्सपेंस फिक्स्ड है, जो एक्सपेंस पीरियड रिलेटेड है, मतलब वो एक पीरियड के लिए चार्ज होता है। रेंट तो ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है। एनी अदर एग्जाम्पल? अरे कैसे तुम? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, और सैलरी ठीक है, हाँ सैलरी बोल दिया। इंश्योरेंस, हाँ डिप्रिसिएशन भी ठीक है। देखो ये वो चीज़ है जो एक पीरियड के लिए चार्ज होती है, प्रोडक्ट वाइज चार्ज नहीं होती कि 10 प्रोडक्ट बनाया तो इतना ही चार्ज होगा, 15 है तो इतना ही चार्ज होगा। दिस इज चार्ज फॉर अ पीरियड। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। आई एम ट्राइंग टू कवर द थियोरी पॉइंट्स ऑल्सो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? पीरियड कॉस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल रेंट, एग्जाम्पल इंश्योरेंस, ये एक पीरियड के लिए चार्ज होता है। प्रोडक्ट के साथ चेंज हो जाएगा क्या वो? नहीं। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि बुक्स है, अगर हम पेन बना रहे हैं तो मेरे लिए प्लास्टिक क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। जितने पेन बनाने उतना ही हम प्लास्टिक लेके आएंगे, करेक्ट। अब इनका नेचर बताओ। एग्जाम्पल के लिए 10 रुपीज़ पर यूनिट है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। तुम लोग बोलते हो कि वेरिएबल कॉस्ट वेरी होता है ना प्रोडक्ट के साथ, इट इज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट? ऐसे बोल रहे हो ना? तो अगर अभी मैं 10 यूनिट्स ला रही हूँ तो 10 रुपये पर यूनिट लग रहा है। अब अगर मैं 15 यूनिट्स ला रही हूँ तो भी 10 रुपीज़ पर यूनिट लग रहा है ना। कहाँ वेरी हो रहा है वो? तो किसके साथ वेरी होता है फिर? हाँ हाँ, ये एक MCQ प्लस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट पर यूनिट। यूनिट वाइज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, वो टोटल में चेंज होता है ना। यहाँ पे 10 × 10 करेंगे 100 होगा, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 100 का। इधर कितना हो गया? 150 का। तो वेरी हुआ है वो, लेकिन किस में वेरी होता है वो? टोटल के अंदर वेरी होता है, पर यूनिट चेंज नहीं होता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लस इस पे MCQ आता है। लिखना है तो लिख लो, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अभी हम फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तुम बोल रहे हो एकदम कांस्टेंट रहता है क्या? अब एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपीज़ रेंट है, 10,000 रुपीज़ रेंट है और 1000 यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये 10,000 रेंट मेरे को 1000 यूनिट्स में भी लगेगा और 1500 यूनिट्स बनाए तो भी लगेगा, बराबर है क्या? तो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी कांस्टेंट इन टोटलिटी। यहाँ पे अग्री कर रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है पर यूनिट पे और फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है टोटलिटी पे। इन दोनों पे ट्रू और फॉल्स भी आता है और फ्लिप करके आता है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट इन टोटल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल कांस्टेंट इन पर यूनिट। ऐसे क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। मेरे को बताओ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है? कैलकुलेटर्स अलाउड है? बिना कैलकुलेटर के कैसे बैठे हो? अरे कैलसी अलाउड है, आंसर तो कर लो, ऐसे क्या कर रहे हैं? और सेकेंड केस में 6.66। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है क्या? इट्स लाइक देखो TTMM कैसे करते, तुम केक ला रहे हो, बराबर है। अभी केक के लिए 500 का केक है, 2 लोग कॉन्ट्री कर रहे हैं तो कितना आएगा पर पर्सन? 250। 4 लोग कॉन्ट्री करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125, बराबर है ना। सेम कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट का, टोटल सेम रहेगा। जितने यूनिट्स बढ़ते जाएंगे उतना वो कॉस्ट कम होते जाएगा। ये भी उसका नेचर है। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे तो रिलेट करो लोगों से, जितने ज़्यादा लोग कॉन्ट्री करेंगे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
और अगर यूनिट्स कम हो रहे तो चलो लिख के ले लो। समझ गए रिलेशन? ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में काम आएगी, तो मैंने एक साथ ही ले लिया आपके। कहाँ से लिखना है? इधर से। ये हो गया था कि लिख के लिखो। हुआ क्या ऊपर का लिख के? दीज वर द एकदम बेसिक। एक्चुअली ये कॉस्टिंग जब स्टार्ट होता है तभी, अब मेरे को नहीं पता किसी का ग्रुप 1 हुआ ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने थोड़े बेसिक्स ले लिए है। एंड ये फिक्स्ड और मार्जिनल का बहुत यूज़ होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल का यूज़ होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। डन? क्या लिखे? क्या बहुत स्लो लिखते हैं। चलो अभी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से मेरे को आंसर करना, फिर मैं आपको मार्जिनल का मतलब बताती हूँ। यह है तुम, ठीक है, शेफ वाली नहीं है वो, हेयर स्टाइल है उसकी। दिस इज योर फैक्ट्री, ठीक है। अब फैक्ट्री में तुम लोग बना रहे हो बॉटल्स, खाली बॉटल्स प्लास्टिक की बस खाली एम्प्टी बॉटल्स प्लास्टिक की, जिसमें पानी पीते हैं ना, वो वाली बॉटल्स है ये, ठीक है। अभी तुम लोग खाली प्लास्टिक के बॉटल्स बना रहे हो, तुम लोग को वेरिएबल कॉस्ट लगता है 10 पर यूनिट का, ठीक है। सारे वेरिएबल कॉस्ट मैंने एक साथ मिला दिए, मटेरियल लेबर एक्सपेंस मिला के। तुम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगता है 2 लाख रुपीस का, ठीक है। अभी यूनिट्स का टारगेट है तुम्हारा, कितने यूनिट्स? ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं ना कि हम साल भर में 10,000 15,000 बेच देंगे, तो तुमने प्रेडिक्ट किया कि 10,000 यूनिट्स तुम सेल करने वाले हो, तो तुमको टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है ये बता दो मेरे को। इंटरएक्टिव रखो, जो आंसर नहीं करेगा कॉस्टिंग में फेल होगा। Can't help। 3 लाख, अच्छा ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मेरा हो जाएगा 10,000 यूनिट्स इंटू 10 बराबर है क्या? 1 लाख हो गया ये। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया है 2 लाख, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया है? 3 लाख। ओके, अभी मेरे को टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, मतलब एक इंसान से मैंने कॉस्ट कितना रिकवर करना चाहिए? 30, तो 30 रुपीज़ पर बॉटल मेरे को खर्चा आया है। हम उससे कुछ प्रॉफिट लेंगे और लेट से अपन 40 में बेच रहे, 35 में बेच रहे हो, तुम तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करता है। मेरे को कॉस्ट से संबंध है 30। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या रखना है? तुम्हारे हिसाब से 35 रख देते हो, 5 रुपये के मार्जिन कमा रहे हो, 35 पर बॉटल पे तुम लोग इसको सेल कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी तुमने 10,000 पूरे के पूरे बॉटल्स सेल कर दिए हैं, तो क्या तुम्हारा पूरा 3 लाख रिकवर हो गया? जितना खर्चा किया था सब रिकवर हो गया ना, क्योंकि तुमने 35 में सेल किया है। अब 35 में अगर सेल किया है तो जितना भी तुमने खर्चा किया था वेरिएबल का और जितना भी फिक्स कॉस्ट का खर्चा किया था पूरे रिकवर हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने 35 में सेल किया है। 35 इंटू 10,000 कितना कमाया? 3,50,000, यानी 50,000 तुम्हारा प्रॉफिट का गया और 3 लाख पूरा कॉस्ट रिकवर हो गया। अभी तुम सेटल हो गए थे, साल भर 10,000 यूनिट सोचे थे, 10,000 यूनिट बना दिए, बेच दिए, तो तुम्हारा टारगेट खत्म हो गया। अब आगे के 1-2 महीना तुमको काम नहीं करना था, यू वर हैप्पी विद इट, ठीक है। अब सडनली कोई आता है, अच्छा कोई आने से पहले ये बताओ, ये फिक्स कॉस्ट जो मैंने 2 लाख का लिया, मैंने पूरे साल भर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कंसिडर करके दिया है ना, बराबर है। अगर मेरा प्रोडक्शन 8 मंथ्स में ही खत्म हो गया तो आगे के 2 मंथ्स भी मेरे को रेंट देना है ना, तो ये 2 मंथ्स का रेंट भी इसके अंदर आ गया है क्या? हाँ, जब भी हम फिक्स्ड कॉस्ट दे रहे हैं वो टोटल साल भर का फिक्स्ड कॉस्ट है। तुम उसमें 4 महीने काम करो, 5 महीने काम करो, डजंट मैटर, साल भर का ही है। अब तुम्हारी टोटल कैपेसिटी थी 15,000 यूनिट्स बनाने की, तुम्हारी मशीन, तुम्हारे लेबर सब कंसिडर कर लिए तो तुम 15,000 आराम से बना सकते थे, पर तुमने देखा है कि 10,000 से ज़्यादा तुम्हारी बिकती नहीं है तो तुमने बनाई नहीं आइडियली। अभी यहाँ पे आता है एक बंदा, ये पहले तुम बना लेती हूँ मैं,
ये अच्छा लड़का है वाला, नहीं नहीं लड़का नहीं, इसको हम लड़की बनाते हैं। क्या है रे, बहुत बुरा लग रहा है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, कंट्रोल। ठीक है, दिस इज अ फॉरेनर बंदी। अभी ये, हाँ हाँ अभी ये इसलिए बोला मैंने फॉरेनर है। इसको चाहिए 5000 यूनिट्स तुमसे बॉटल्स के बना के, प्लास्टिक के। ठीक है, नाउ शी हैज़ कम टू यू कि 5000 बॉटल्स बना के चाहिए, बट शी विल गिव यू 11 पर बॉटल। 11 पर बॉटल ये आपको देने वाली है। अब आप क्या करोगे? नहीं बोल दोगे? लड़की है, फॉरेन से आई है, एक्सेप्ट कर लेंगे, लड़की देख के बोले ना। आई नो वो अच्छी दिखती है, मस्त दिखती है, पर हम अभी कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना? क्यों? अच्छा लड़के बोल रहे, ठीक है लड़कियाँ ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? तुम्हारा खर्चा 30 रुपए का था ना? हाँ यस, तुम लोग के क्या आंसर है? कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस एंड गाइस, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा चलो अभी इसको एनालिसिस करते हैं। जिसने ये बोला है कि हमने ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, परफेक्ट आंसर था, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। बाकी के लोग बोस्ट मतलब छी। अभी देखो तुम लोग, तुम्हारा टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 30 रुपीज़ का था, बराबर है क्या? पर वो 30 रुपीज़ में तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट था 10 का, फिक्स्ड कॉस्ट था 20 का। अब जब तुम एक्स्ट्रा के 5000 यूनिट बनाओगे तो तुमको कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला है? एक्स्ट्रा का क्या खर्चा लगने वाला है? फिर ढ जैसे आंसर कैसे दे देते? तुमने रीजन नहीं दिया था, ठोका हुआ आंसर नहीं चलता। वेरिएबल कॉस्ट अपने को एक बॉटल के पीछे सिर्फ 10 रुपये प्लास्टिक और लेबर जो भी खर्चा है उतना लगने वाला है। उसके अलावा हमको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट अलग से लगने वाला है क्या? रेंट वापस से देना पड़ेगा क्या जस्ट बिकॉज शी हैड कम? नहीं ना। तो जितना भी साल भर का, मैंने हिंट भी दी थी यहाँ पे ये लिख के, जितना भी साल भर का खर्चा था हमने सारा का सारा रिकवर कर लिया था ना। तुमने अग्री किया था कुछ मिनट्स पहले ये बात को, हमने रिकवर कर लिया था पूरा 2 लाख। तो अभी जितना भी 5000 यूनिट्स के लिए लगेगा दैट विल बी ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट, जितना तुमको बना के देना है। और उतना तुमको खर्चा कितना लग रहा है? 10 का। वो फिर भी 1 रुपये ज़्यादा दे रही है ना। तुम तो वेले बैठे थे ना 10,000 यूनिट बना के, और 5000 यूनिट बन रहे, वो भी 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है पर बॉटल। तो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समझा अभी? क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर चुके थे ऑलरेडी। एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन था। मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ये बोलता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दो। क्या कर दो? मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? इट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बराबर है क्या? उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, या तो तुम रिकवर कर रहे हो या तो खर्चा होने ही वाला है। मतलब इररेलेवेंट डिसीजन में तुम्हारे उससे चेंज नहीं आना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट का एक थंब रूल है, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना है? हमको इग्नोर करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का सिनोनिम, उसका दूसरा नाम ही हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज सेम एज वेरिएबल कॉस्ट। कई बार तुमको बोलेंगे क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट बताओ, मतलब क्या निकालना है तुम लोग को? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? ओके, ये इतना लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा लिखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट हो गया क्या लिख के? मार्जिनल कॉस्ट में अपने को फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट इज सेम एज वेरिएबल कॉस्ट। 3 MCQ कवर किए देखो मैंने साइमल्टेनियसली। डन? पक्का? चले आगे। हम जो ये मेथड यूज कर रहे थे ना कि पूरा का पूरा अपन 30 को चार्ज कर रहे थे, इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग।
इस टेक्निक को बोलते हैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है कि आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट भी कंसिडर करना है और फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसिडर करना है। लाइकवाइज मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है कि हमको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है। ये वाला आपको डिफरेंस भी आता है थियोरी के लिए। एब्सॉर्प्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आएगा और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएगा। इट इग्नोर्स योर फिक्स्ड कॉस्ट। इतना सा चार्ट भी ऊपर कहीं तो बना दो, ये थियोरी के लिए एब्सॉर्प्शन और मार्जिनल का डिफरेंस दिखे क्या? ठीक है, ओके ओके ओके। पहले ब्लॉक पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वी कंसीडर बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपकी बिल्डिंग ब्लॉक वाली बुक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट लगता है इसमें से लिख के ले ले। अकॉर्डिंग टू एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वी कंसीडर बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। करेक्ट है क्या? और अगर हमको मार्जिनल कॉस्ट लेना है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉस्ट लेंगे? दिस इज द नोट जो मैंने लिखवाई थी। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करते, वर्ड इंपॉर्टेंट है, एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। बट फिक्स्ड कॉस्ट इज रेड्यूस टू कैलकुलेट प्रॉफिट। जब वो अपने कॉस्टिंग मेथड्स लगाएंगे, जब उसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे ही नहीं क्या कॉस्ट शीट में? वो लिखेंगे तब डिसीजन लेने के लिए। मतलब जब वो फॉरेनर आई थी तो हमने उसको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ किया है। बट जब तुम एक्चुअली में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट तो तुमको फिक्स्ड कॉस्ट को रेड्यूस करना है। क्लियर? पक्का? ठीक है। अभी हम एक क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट की मैजिकल इक्वेशन है ये। इसके अंदर डाल दिया तो सारे आंसर्स आ ही जाते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, लिखना पड़ेगा। मतलब दिस इज़ द बेस्ट चीज़। ये इतना स्टेटमेंट अगर हमको पता है तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन का आंसर इसमें से निकालते आ जाएगा। सबसे पहले अपन लोग जब अकाउंट्स में थे तो हम क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट हटाते तो प्रॉफिट आता है, बराबर है। इसका थोड़ा सा कॉस्ट का ब्रेकअप करना है अपने को, और कुछ नहीं। सेल्स है आपका कुछ, सेल्स में से सबसे पहले हम हटाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। वीसी इज वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट हटाते तो क्या बोलते हैं हम उसको? कंट्रीब्यूशन। यस। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से हम हटाएंगे, अरे वाह, क्या बोलते हैं फिर हम उसको? खत्म हो गया क्या स्टेटमेंट? हाँ, एफएम बताओ। इसके बाद जो आप लोग इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। कॉस्टिंग यही खत्म होता है, छोटा सा स्टेटमेंट है। ईवीआईटी वगैरह प्लीज़ रिलेट मत करो। मेरे को एक का आंसर इंस्टिंक्ट से आया तो बाकियों का भी आया ही होगा 500%। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओ तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट हटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। दिस इज़ द मैजिकल इक्वेशन। कई बार इसमें से कुछ फिगर्स दिए रहेंगे, कुछ नहीं दिए रहेंगे, कई बार रिवर्स जाना पड़ेगा या ऊपर से आना पड़ेगा। इसमें से 2-3 चीज़ें भी दे दी ना, पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। और जनरली क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि सेल्स निकाल के दो या कंट्रीब्यूशन निकाल के दो या उसी का मॉडिफाइड वर्जन। एग्जाम्पल, 100 का सेल हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना लेते हैं? 40 का। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 60 का। फिक्स्ड कॉस्ट हम लेते हैं 50 का। 10 आ गया आपका प्रॉफिट। बहुत कमा लिया नहीं? हाँ, अभी कितना कमाया है? मतलब इफ़ वी हैव टू टेल इट इन परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म कितना अर्न किया हमने? पर ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसके अंदर मैंने क्या बोला था? फिक्स्ड कॉस्ट को ज़्यादा भाव नहीं देना है। तो अब कितना हमने अर्न किया है बताओ? करेक्ट। ये जो तुमने 60% बोला है, दिस इज योर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट टू कंट्रीब्यूशन रेशियो। कैसे निकालते हैं अपन वो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पहले तो कॉस्ट की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सब बोलना पड़ता है।
चलो लिख लीजिए सबने इक्वेशन। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हम कैलकुलेट भी करते कितना कंट्रीब्यूशन है 60, कितना सेल्स है, तो कितना परसेंट आया आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 60%। ठीक है, ओके ओके ओके। आपको कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ गया। फिर कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बता दिया, क्या फॉर्मूला था वो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे अपन, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाँ ये टोटल के टर्म्स में था, ये टोटल के टर्म्स में था। सेम पर यूनिट भी काम हो सकता है, ये टोटल सेल्स है लेट से, ये मैं पर यूनिट कर रही हूँ, 10 का सेल हुआ पर यूनिट, 4 का वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 6, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 5, तो प्रॉफिट कितना है 1। अभी पीवी निकालो ना, चेंज हो जाएगा ना, फिगर्स चेंज हुए तो। हाँ, जो ये लोग मेरे को जो ये सवाल करते हैं कि ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो वैसे भी रेड्यूस फॉर्म में चलता है, लोएस्ट फॉर्म में रेड्यूस ही करते हैं, तो ये अगर एक फिगर चेंज हो रहा है तो सब फिगर इक्वल प्रोपोर्शन में ही चेंज होता है ना। तो पीवी रेशियो तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से निकालो वो सेम आएगा। ये दिमाग से हटा दो कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो टोटल के लिए अलग आता है और पर यूनिट के लिए अलग आता है। क्लियर क्या? तो अभी कंट्रीब्यूशन के हमने दो फॉर्मूलाज देखे, एक टोटल बेस्ड था और एक पर यूनिट बेस्ड था। बराबर है, टोटल कैसे निकालते हैं अपन, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बराबर है, तो आपको क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं क्या, या बिल्डिंग ब्लॉक में मार्क कर लो, अगर बिल्डिंग ब्लॉक है, नहीं है तो लिख के लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी एक हम डेरिवेशन सीखते हैं। आप लोगों को सेल्स का फिगर नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, तो कंट्रीब्यूशन पता है क्या? आइडियली तो कैसे पता है? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कंट्रीब्यूशन भी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से हमको क्या हटाना है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो है 10 का। ठीक है, और आपको प्रॉफिट आ गया है 40 का। अब आपको कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा क्या? कैसे? इन दोनों को ऐड करके। बराबर है क्या? ऐड ही करेंगे क्या? पक्का लेस नहीं करेंगे? ये तो माइनस है ना 10, हाँ उल्टा जाना है हमको। वेरी गुड। तो हम लोग को अगर सेल्स नहीं भी दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी दिया है, तो अपन नीचे, मैंने बोला ना वो इक्वेशन ही मैजिकल है, कोई भी 2-3 चीज़ दी है तो हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, आपको सेल्स का डेटा नहीं रहेगा, वेरिएबल भी नहीं रहेगा, फिर भी कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? रिवर्स करके। क्या किया अभी कंट्रीब्यूशन के लिए? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी उसी का एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो उसको मार्क करेंगे, नहीं तो लिख के लो। दूसरा केस 30 का लॉस हो गया, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी 10 का है। अब कितना था मेरा कंट्रीब्यूशन? 20 का था। मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन भी निगेटिव था, ऑलरेडी ये -20 था। बराबर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना होता है, तो ये -10 हुआ। तो ये क्या हो गया? एडिशन था, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन था यार। ऐसे क्या कर रहे हैं? वापस से फाउंडेशन बैठो। तुम एक काम करो, तुम सच में वापस से फाउंडेशन के मैथ से बैठो थोड़ा, ऐसे नहीं करो, दिस इज़ वेरी बैड। अच्छा एनीवेज, करना क्या था अपने को? रिवर्स वर्किंग करनी थी, राइट? अच्छा नहीं समझ रहे तो कैलसी यूज़ करो ना, अलाउड है। नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, प्लस करना है माइनस करना है, तो कैलसी यूज़ करो, टैली कर लो, बिग डील ना, कोई नहीं देख रहा है तुम क्या कर रहे हो वहाँ बैठे बैठे, बस आंसर लाओ सही से। क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन का एक और तरीका क्या है, प्रॉफिट में हम फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे। लिखा ये फॉर्मूला,
हो सकता है ऑफ कोर्स। सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल लॉस, ये लॉस वाला फॉर्मूला, और ये एक सेकेंड ना, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम, अभी जो मैंने लिखाया प्रॉफिट। ग्रेट, डन। ये मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन सबने लिख ली, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को ही पीवी रेशियो बोलते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, राइट। ओके, अभी ये एक टोटल सेल्स का डब्बा है, टोटल सेल्स है ये, ठीक है। इसमें से मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया था 60%, ऊपर आया था ना अपना, बराबर है। तो टोटल डब्बे में से अगर 60% परसेंट में बात करें, यानी टोटल तो 100% ही होगा ना, तो इसमें से अगर 60% मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया, तो बचा हुआ 40% क्या है, यस करेक्ट। अगर यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन में देखो, अगर 60 कंट्रीब्यूशन है मतलब वो 40 क्या है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है, बराबर है। तो अगर 60%, कई बार तुमको पीवी रेशियो दिया रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, निकाल सकते हैं ना। अगर 60% पीवी रेशियो है तो ऑफ कोर्स बचा हुआ क्या रहेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्लियर, ये आपका टोटल सेल्स है 100% का। तो टोटल सेल्स यानी कि 100% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अभी कई बार पीवी दिया रहेगा, वेरिएबल नहीं दिया रहेगा, वाइस वर्सा, या कोई भी एक दिया रहेगा और दूसरा फाइंड आउट करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये लिख के लेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट ब्लॉक पे आओ। ब्लॉक नंबर 6, ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा उस पर। अच्छा, हमारी इक्वेशन वापस बनाएंगे अपन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट गया, प्रॉफिट आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पे प्रॉफिट क्या आ जाता है, जीरो, मतलब लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसका मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट होगा क्या, कंपल्सरीली जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उससे ज़्यादा हो गया तो लॉस होने लगेगा और फिक्स्ड कॉस्ट उससे कम हो गया तो प्रॉफिट। तो योर कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट बीईपी सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका कंट्रीब्यूशन और आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट इज जीरो। क्लियर, पक्का, ठीक है। तो जब हम टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हटाते हैं तो टोटल प्रॉफिट मिलता है, डेरिवेशन बता रही हूँ, बराबर है क्या। अब तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो है, राइट। तो तुम ब्रेक इवन सेल्स, कोई भी फॉर्मूला, इससे आगे अपन जो भी फॉर्मूला देखेंगे वो दो टाइप में चलेगा। अब एग्जाम्पल बीईपी में बताती हूँ, एक अपने को यूनिट्स के लिए चलेगा और एक अपना टोटल। जैसे कंट्रीब्यूशन था, मैंने दो फॉर्मूला बताए थे, एक पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाला था और एक टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला था। लाइकवाइज ब्रेक इवन पॉइंट भी, ये भी यूनिट्स में चलेगा और टोटल में चलेगा। जो भी फॉर्मूला रहेंगे वो दोनों तरीके से चलते, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये डेटा दिया रहेगा तो तुमको ये निकालना पड़ेगा, या ये डेटा दिया रहेगा तो ये निकालो, या दोनों दिए रहेंगे तो फिर दोनों फाइंड आउट करना। तो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल। यानी ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का मतलब क्या है, ये टर्म का मतलब बता दो।
ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, हाँ हाँ हाँ, जितने यूनिट्स हमको बेचने पड़ेंगे जहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ध्यान दो, ये यूनिट है तो डिनोमिनेटर में यूनिट रखो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं लेना है। टोटल रिकवर क्या करना है अपने को? फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है ना। अच्छा, टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, करेक्ट। ये आपके ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला। लिखा? ओके ओके। अच्छा, फॉर्मूला जितना लिखोगे उतना याद रहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक में है मेरे को पता है, बस एक बार लिखते चलो। डन क्या? ये आपका बीईपी सेल्स इन रुपीस का, इन रुपीस मतलब टोटल का फॉर्मूला, वैल्यू का। वैल्यू का मतलब क्या होगा कि इतना सेल्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसका आंसर आया है ₹10,000, तो अगर हमने ₹10,000 का सेल कर दिया मतलब हम बीईपी पे पहुंच गए, मतलब हमारा सारा खर्चा रिकवर हो गया, राइट। और यहाँ पे 1000 यूनिट्स पकड़ लूँ मैं, ये 1000 यूनिट्स सेल कर दिए मतलब हमारा सारा कॉस्ट रिकवर हो गया। यूनिट्स और वैल्यू में फर्क समझा क्या? ठीक है। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो यूजिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इसका फॉर्मूला क्या? डायरेक्टली फॉर्मूला पे आओ, देखो एट बीईपी प्रॉफिट तो कुछ होगा ही नहीं आपका, बराबर है। तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे अपन? बोलो। ये देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या रहता है अपना? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, पीवी का फॉर्मूला, बराबर है क्या? अभी कंट्रीब्यूशन का दूसरा पार्ट क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था ना, अगर अपन नीचे से जा रहे थे तो याद है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट है क्या तुम लोगों को? बीईपी पे 0 प्रॉफिट होता है, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स की जगह पे क्या आ जाएगा? बीईपी सेल्स इंटू 100। ये वो फॉर्मूला नहीं है जो तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा, ये लॉजिकल फॉर्मूला है। नॉर्मल अपना पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, बट अगर अपन ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन का ब्रेकअप करो, क्या ब्रेकअप होगा? फिक्स्ड कॉस्ट को लेके ब्रेकअप करो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट प्रॉफिट अपने को पता है कि ये 0 है, तो वैसे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स हो जाएगा, पर सेल्स भी टोटल सेल्स ही ना, बीईपी सेल्स ही लेना पड़ेगा, बराबर है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बीईपी सेल्स इनटू 100। डन? समझा? ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला पे आ रहे हैं हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीएमए एग्जाम्स पे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, ये ब्लॉक पे पक्के से आएगा। कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो व्हेन प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ 2 पीरियड्स आर गिवन। 2 साल, 2 महीने, 2 क्वार्टर, कोई भी 2 पीरियड का डेटा दिया रहेगा, वो भी पूरा डेटा नहीं दिया रहेगा, 2 ही चीज़ें देते हैं वो, एक देते हैं सेल्स और एक देते हैं प्रॉफिट। एग्जाम्पल 1 देखो, पीरियड 1 और पीरियड 2 दोनों के आपको सेल्स दे दिए, दोनों के आपको प्रॉफिट दे दिए, बराबर है, और दोनों के आपको फिक्स्ड कॉस्ट देंगे नहीं देंगे डिपेंड्स। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ये दोनों डेटा तो आपको मिलेगा ही, आपको निकालना है पीवी रेशियो। लेट से आपको फॉर्मूला नहीं पता है, निकालना पॉसिबल है क्या? क्योंकि डायरेक्टली सेल्स और डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है, बीच का कुछ नहीं दिया, ना कंट्रीब्यूशन बोला है ना वेरिएबल कॉस्ट बोला है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है तो आप ब्रेक कर सकते हैं इक्वेशन को वेरिएबल कॉस्ट का, लेकिन थोड़ा डेटा लगेगा, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे 2 पीरियड की बात कर रहे हो और 2 ही चीज़ें मिलेगी आपको, प्रॉफिट और सेल्स, और इससे हमको क्या निकालना है? पीवी रेशियो निकालना है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ व्हाट? द 2 पीरियड्स, पीरियड 2 और पीरियड 1 का, अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला लिख के लो, पीवी रेशियो 2 पीरियड्स की जब बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे आएगा ही आएगा समवेयर, मतलब उसका एप्लीकेशन रहेगा, कुछ तो रहेगा ये फॉर्मूला पे, एक क्वेश्चन पक्के से आएगा।
2 मार्क ही मिल जाएंगे आप लोग को। डन डन ओके ओके। अच्छा, आप लोग को वो याद है क्या, ये सेल्स का डब्बा था, इसमें से इतना आपका पीवी था, तो ये वाला क्या था आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो था। अभी एक और डब्बा है पूरे सेल्स का, ठीक है, इसमें से इतना पार्ट मेरा ब्रेक इवन सेल्स है ना, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, लेट से ये वर्ड ही नहीं पता है आपको, तो क्या होगा, अगर ये मेरा टोटल कॉस्ट रिकवर कर रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सारा खर्चा रिकवर हो गया। अब एक बार खर्चा रिकवर हो गया, उसके ऊपर जो भी हो रहा है वो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। जैसे ब्रेक इवन सेल्स है वैसे ही क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अगेन 2 टाइप के फॉर्मूला बनेंगे, एक बनेगा यूनिट्स का, दूसरा बनेगा वैल्यू का, ठीक है। ये डब्बा बनाओ ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का, क्योंकि कई बार ब्रेक इवन दिया रहेगा तो मार्जिनल निकालना है, तो अगर ब्रेक इवन 60% है तो मार्जिनल कितना होगा, 40%, राइट। डन, क्या हो गया, आ जाओ फिर फॉर्मूला पे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का एक फॉर्मूला है, टोटल सेल्स में से अगर अपन ब्रेक इवन हटा दे तो मार्जिनल मिल जाएगा, जो अभी अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखो ये है ना, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स विल गिव यू टोटल सेल्स, राइट। ठीक है, ये वैल्यू में भी दे सकते हैं, ये परसेंटेज में भी दे सकते हैं, दिख रहे क्या, देखो ठीक है। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स यूनिट्स का फॉर्मूला लेंगे, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन, हाँ, तो यहाँ पे बस अपने को फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करना है, रिप्लेस करना है प्रॉफिट से, बाकी का सब सेम रहेगा। तो तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्री पर यूनिट, और टोटल वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, टोटल प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। देखो जो ब्रेक इवन सेल्स था उधर टोटल फिक्स कॉस्ट था, मैं यहीं पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाती तो रिलेट करते आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी यूनिट्स में बनाएंगे और टोटल में बनाएंगे। यूनिट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, टोटल प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इधर टोटल प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। समझ गया क्या, बीईपी, और इसमें डिफरेंस सिर्फ न्यूमरेटर का है, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट आता है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आता है। हो गया रिलेट, दोनों के फॉर्मूलाज, पूछूं कभी भी, ठीक है, पूछूंगी मैं, अब इमीडिएटली नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इवन सेल्स रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशियो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। 100% का ब्रेकअप कैसे बनेगा, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे पीवी रेशियो और वेरिएबल कंट्रीब्यूशन रेशियो मिला के 100 होगा, वैसे ही ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला के 100 मिलेगा, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इनटू 100, क्योंकि ये 60% है ना, तो ये 40% है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। लर्न करने वाला फॉर्मूला नहीं है ये रहा,
फाइन, ठीक है। इफ अ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो अगर 65% है, मतलब कंपनी शैल इनकर 65 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? उधर नहीं लिखा है, तुमको बोलना पड़ेगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, सेम रिलेशन था फिर अपना पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दोनों मिला के 100, तो दो 100 बनते, एक ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 100 और दूसरा पीवी रेशियो और वेरिएबल कंट्रीब्यूशन रेशियो, वेरिएबल टू सेल्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक, थोड़े से ब्लॉक्स खत्म करेंगे फिर एक आध क्वेश्चन पे जाते हैं, जितने लगेंगे उतने तो हम खत्म कर लेते हैं। एक और ब्लॉक करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स लेवल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अच्छा, अभी हमारी ऐसी तमन्ना, हमारी इच्छा है कि यार हमने 10,000 का प्रॉफिट तो अर्न करना चाहिए, तो मैंने कितना सेल, कभी भी बिजनेस अगर हाथ में है तो हम इतना तो सोचते कि हमारा कितने का सेल होना चाहिए, एक प्रेडिक्शन, एक एस्टीमेट होता है। तो इफ़ आई एम डिजायरिंग, अगर हमारी इच्छा है कि 10,000 का सेल, अब हमको 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मैं कितने का सेल करूं, राइट? ये हमको लगेगा ही। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस के लिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा ना, मतलब जितना भी पैसा आना चाहिए वो पहले तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर ले, बराबर है। उसके बाद क्या रिकवर करना पड़ेगा आपको? जितनी आपकी इच्छा है प्रॉफिट की, डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो आपका न्यूमरेटर बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और डिनोमिनेटर बनेगा अगेन टू टाइप्स में, यूनिट और सेल्स में, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अपॉन पर यूनिट। और अगर टोटल में मैं बात कर रही हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये आपका डिजायर्ड सेल्स लेवल का फॉर्मूला है। कई बार क्वेश्चन देगा कि उसको 10,000 प्रॉफिट चाहिए, 15,000 प्रॉफिट चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर यूनिट में है अपन तो क्या कर लेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख के ले लेते हैं। डिजायर्ड लेवल के भी दो ब्रेकअप बनेंगे, एक यूनिट्स के लिए और दूसरा टोटल वैल्यू के लिए। यूनिट्स के लिए फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अपॉन पर यूनिट। कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला, हमको क्या रिकवर करना है वो देख लो। डिनोमिनेटर तो वही रहने वाला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो। तीसरा फॉर्मूला देख रहे हैं अपन, सेम रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। डन? क्या समझा? ठीक है, पहले अभी हम इतने ब्लॉक्स पे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। शिखर वाली बुक पे आना, हमारी मेन बुक पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ईयर 13-14 ऑफ पीईजी लिमिटेड। अब हमको डेटा क्या दिया है उनका? 2 साल दिए हैं, दोनों सालों के सेल्स दिए हैं 32 लाख और 57 लाख। उधर का अपने को प्रॉफिट और लॉस दिया है 3 लाख का लॉस, 7 लाख का प्रॉफिट। सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? जब भी 2 पीरियड का डेटा है क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या है वो? करेक्ट, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, यही फॉर्मूला है। ठीक है, प्रॉफिट कितना कितना था? 7 पॉजिटिव 3 निगेटिव है, करेक्ट है। 7 लाख पूरा ही लिख देती हूँ, चलो, माइनस, तो 7 -3 होगा या माइनस माइनस प्लस होगा? हाँ, डिफरेंस इन सेल्स कितना है? 57 लाख माइनस 32 लाख इंटू 100 कितना आएगा बताओ? 7 + 3 10 लाख, डिनोमिनेटर इंटू 100 कितना आ रहा है फिर पीवी रेशियो?
40%, ये तो सबको आ गया होगा निकालने को, राइट, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट फिक्स कॉस्ट निकालना था, आया क्या, आ गया कुछ भी, ठीक है। कितना आया फिक्स कॉस्ट, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, 1580 बराबर है। मैंने आपको बोला था जब भी हम स्टक हो जाते हो मार्जिनल कॉस्टिंग के जो मैंने आपको इक्वेशन दी है उसके अंदर फिगर्स डालेंगे तो कोई भी आंसर आ जाएगा, कोई भी। अब 2013 की बात करते हैं, ठीक है, और ये 2014 की बात करते हैं। 14 में प्रॉफिट है ना, 14 वाले फिगर्स में सब्सटीट्यूट करते हैं। कितना सेल है, 57 लाख दिया हुआ है। तुमको कंट्रीब्यूशन नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन भी हमको नहीं पता। फिर अब पीवी रेशियो आ गया ना, तो अब कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या। कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 57 लाख का 40% कितना आ रहा है, फिर ये कैलकुलेटर्स यूज करो, तो ये आ गया 22,80,000। अब ये कंट्रीब्यूशन आ गया है, सेल्स आ गया है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा क्या, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको सिखा रही हूँ इक्वेशन से चीज़ें कैसे ढूंढनी है। कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेट, 34,20,000 बराबर है। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट दिया है ना ऑलरेडी, कितने का है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर नहीं हो जाएगा, 15,80,000। सिंपल था, फिर क्यों नहीं आया, संबंध ही नहीं, 2020 कंट्रीब्यूशन है वो, ठीक है। तो हमको पीवी रेशियो मिल गया, हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया, बराबर है क्या। आगे क्या पूछा है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12 lakhs। 12 lakhs का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना सेल, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो लास्ट ब्लॉक पढ़ा था डिजायर्ड सेल्स का, हाँ ग्रेट, क्या फॉर्मूला था, अपॉन पीवी से जाना पड़ेगा क्योंकि पर यूनिट का डेटा नहीं दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 15,80,000, प्रॉफिट निकाला क्या अपन ने, अच्छा हाँ 12 डिजायर्ड है, इतना सारा चाहिए इसको, 12 लाख का, हाँ 12 का चाहिए, करेक्ट है। पीवी रेशियो 40%, तो 15,80,000 प्लस 12 लाख अपॉन 40% कितना आ रहा है, तो 69,50,000 का सेल किया तो जाके प्रॉफिट मिलेगा 12 लाख का। समझ गया क्या अभी क्वेश्चन, पक्का, नो प्रॉब्लम, किसी को डाउट है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% है, तो पीवी कितना हो जाएगा, 30%। द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60%, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट 60% पे आ रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने पे आएगा, बचे हुए 40% पे। अभी हमको नहीं पता है डेटा का काम है या नहीं है, बट जितना एनालिसिस करके लिख सकते हो उतना समझ के लिखना है क्वेश्चन। ऑफ द कैपेसिटी सेल्स, 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। टोटल सेल्स और कैपेसिटी सेल्स में क्या फर्क है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपेसिटी। देखो दो चीज़ें होती, कैपेसिटी का मतलब ये होगा कि मेरी कैपेसिटी यानी कि द कंपनी की कैपेसिटी है लेट्स से 1 लाख सेल्स करने की, बराबर है, लेकिन उसका वो 60% पे उसको मार्जिन ऑफ। अब कैपेसिटी इज योर प्रोडक्शन वाला थिंग, कैपेसिटी जो ये कैपेसिटी सेल्स मतलब आप 1 लाख में से 60% सेल कर रहे हैं। प्रोडक्शन अलग अलग होता है, एक होता है जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो टोटल एवरेज बताता है कि इतना एवरेज है पर ऑन रोड इतना हो जाएगा, पर जब तुम एक्चुअली चलाते हो तो और कम हो जाता है, बराबर है क्या। सेम हैपेंस विथ मशीन्स, मशीन्स की टोटल मशीन 100% पे काम कर सकती है, बट उसकी कैपेसिटी एक्चुअल में लेट्स से 80% है और तुम उसका 60% ही यूज़ करते हैं,
ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती है। एक टोटल गाड़ी का एग्जाम्पल बेस्ट रहता है, जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो कोई तो एवरेज बोलते हैं, अगर तुम अच्छे से चलाएंगे सही से यूज़ करके तो एवरेज एक आएगा, और जिस तरह से तुम चलाते हो एवरेज कुछ और आता है, बराबर है क्या? वही चीज़ मशीन के साथ होगी। फाइंड द कैपेसिटी सेल्स, अब तुमको वो कैपेसिटी सेल्स निकाल के देना है। देन फिक्स्ड कॉस्ट आर 90,000, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75%। अब कैपेसिटी सेल्स के 75% पे प्रॉफिट निकाल के दो। चलो अभी सॉल्व करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 70% का रेशियो दिया आपको, ब्रेक इवन 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स बोला है हमको। एक तो कैपेसिटी सेल्स निकाल के देना है, दूसरा प्रॉफिट निकाल के देना है 75% कैपेसिटी पे। फिक्स्ड कॉस्ट हमको दे दिया है, क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। पीवी रेशियो कितना है आपका? 30% दिया हुआ है क्या? निकालते आया, पर वेरिएबल का उल्टा चलेगा वो। ब्रेक इवन सेल्स कितना दिया है अपने को? 60% ऑफ कैपेसिटी, सिर्फ 60% नहीं लिखने का, 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। अच्छा, अब ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? ब्रेकअप करो, थोड़ा फॉर्मूला बनाओ, क्या आता है? अपॉन विल गिव यू 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स, बराबर है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 90,000। पीवी रेशियो कितना है? 30%। ऑन योर कैलकुलेटर्स 90,000 अपॉन 30%, 1000 कोई क्यों बोल रहा है? हाँ चल गया, 3 लाख आया। तो ये जो 3 लाख आए हैं ये 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स है ना। टोटल सेल मिल गया क्या आपको 3 लाख का? नहीं ना, ये 3 लाख क्या है आपका? 60% ऑफ कैपेसिटी। तो अगर 60% 3 लाख है तो टोटल कैपेसिटी सेल्स कितना आएगा? ये निकालते तो आ जाएगा ना। देखो, अगर 60% 3 लाख है तो 100% कितना? 3 लाख अपॉन 60% बराबर है क्या? आ जाएगा ये निकालने को। तो 3 लाख अपॉन 60% किया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? पूरे के पूरे कैपेसिटी सेल्स मिल जाएंगे 100% पे। कितना आ रहा है वो? 5 lakhs, करेक्ट। देयरफॉर टोटल कैपेसिटी सेल्स इज इक्वल्स टू 5 लाख। कैपेसिटी सेल्स 5 lakhs आ गया। अब हमको क्या बोला है? 75% पे निकालना है ना प्रॉफिट, 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स, करेक्ट। तो कितना आएगा आपका सेल्स फिर? 5 लाख का 75% कितना आ रहा है? 3,75,000। इस पे प्रॉफिट निकालना है। तो ये आपका सेल्स हो गया, बराबर है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है आपको? अच्छा, तो डायरेक्टली इसमें से 90,000 हटाएंगे क्या? ये आपका टोटल सेल्स है, बराबर है। हमारे पास पीवी रेशियो है तो अपन देखो अपना सेल्स रहता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाते तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। तो अब वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया पर पीवी रेशियो दिया है ना, तो सेल्स आपका 3,75,000 बराबर है। इसका पीवी रेशियो कितना था हमारा? तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 1,12,500। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या हटाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या मिलता है हमको? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,12,500 माइनस कितना? 90,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कितना आ रहा है आपका प्रॉफिट? 500। क्लियर हो गया सम? लिखना है, एक बार मैं स्क्रीन दिखा देती हूँ, ये लो। हुआ क्या लिख के? ओके, वी आर डन फॉर टुडे। 2 ही क्वेश्चन है तुम लोग के आज के, तो दोनों क्वेश्चन एक बार होमवर्क बुक में कंपल्सरीली, इफ़ यू गाइज हैव फॉरगॉटन, अपने 2 बुक बनते ना, एक क्लास वर्क बुक और एक होमवर्क बुक। आज हमने क्लास वर्क में कौन सा सम सॉल्व किया है? 1 और 2।
तो ये एज इट इज आपको वापस से किसके अंदर सॉल्व करने, होमवर्क बुक के अंदर 1 और 2। क्लियर है? अभी होमवर्क कैसे सबमिट करेंगे आप लोग? होमवर्क ठीक है, ग्रुप पे पीडीएफ्स भेज देना 1 और 2 के। हाँ किया स्टार्ट अपन ने, वो क्लास वर्क के है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो ही आप लोगों को वापस से करने हैं। बाकी के होमवर्क आई गिव यू कल के जब क्लास वर्क हो जाएंगे ना उसके बाद होमवर्क देती हूँ, ठीक है? किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो? ओके, बाय बाय, सी यू ऑल।